क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन को क्या अर्थ देता है? वो क्या है जो आपकी आत्मा को ईंधन देता है और आपको कठिनाइयों का सामना करने पर भी आगे बढ़ाता है? क्या चीज आपको हर सुबह बिस्तर से उठाती है? क्या यह एक नए दिन का वादा है, आपके सपनों की खोज है, या जीवन की साधारण खुशियां हैं? विक्टर फ्रैंकल, एक मनोचिकित्सक, ने खुद से यही सवाल उस समय पूछे जब वे सबसे विकट परिस्थितियों में थे, एक नाजी यातना शिविर में। अकल्पनीय पीड़ा के बीच उन्होंने मानव लचीलापन के सार को समझने की कोशिश की। फ्रैंकल की किताब मैन सर्च फॉर मीनिंग मानवीय भावना की काले समय में भी अर्थ खोजने की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रमाण है। यह इस बात का गहन अन्वेषण है कि हम कैसे अपनी पीड़ा को सहन कर सकते हैं और उससे ऊपर उठ सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी मनोचिकित्सक थे जो वियना में रहते थे जब नाजियों का उदय हुआ। लाखों लोगों की तरह उनका जीवन भी प्रलय की भयावहता से उलट गया था। उन्हें लाखों अन्य लोगों के साथ प्रलय के दौरान यातना शिविरों में कैद कर दिया गया था। ये शिविर अकल्पनीय क्रूरता और निराशा के स्थान थे। इन शिविरों को कैदियों से सम्मान, आशा और जीने की इच्छा के हर अंश को छीनने के लिए डिजाइन किया गया था। स्थितियां क्रूर थीं और मनोवैज्ञानिक पीड़ा निरंतर थी। कल्पना कीजिए कि आपकी पहचान, आपके प्रियजनों और आपके प्रिय हर चीज से आपको दूर कर दिया जाए। उस हानि और अलगाव की भावना बहुत भारी थी। फ्रैंकल रोजाना इसी कठोर वास्तविकता का सामना करते थे। फिर भी इतनी गहरी पीड़ा के बावजूद उन्होंने कुछ असाधारण देखा। फिर भी अकल्पनीय पीड़ा के बीच उन्होंने कुछ उल्लेखनीय देखा। कुछ कैदी अपनी भयावह परिस्थितियों के बावजूद जीवन से चिपके रहे। उन्होंने आगे बढ़ते रहने के कारण खोजे, चाहे वह दूसरों की देखभाल करना हो, भविष्य के लिए आशा रखना हो, या सुंदरता या दया के छोटे छोटे कामों में सांत्वना खोजना हो। भविष्य के लिए आशा पर टिके हुए उस समय का सपना देख रहे थे जब वे स्वतंत्र होंगे और उनका दुख समाप्त हो जाएगा, या सुंदरता या दया के छोटे छोटे कामों में सांत्वना खोजना। मानवता और जुड़ाव के ये छोटे छोटे पल उनकी जीवन रेखा थे, उनके जीने का कारण थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपके समर्थन से हमें और भी प्रेरणादायक कहानियां साझा करने का प्रोत्साहन मिलता है। फ्रैंक ने शिविरों में मानवीय क्रूरता और निराशा की गहराई का खुद अनुभव किया। वातावरण कठोर और क्षमाशील था, एक ऐसी जगह जहां आशा पतली हवा में गायब हो जाती थी। उन्होंने अनगिनत व्यक्तियों को जीने की इच्छा खोते हुए निराशा की भारी भावना के आगे घुटने टेकते हुए देखा। निराशा साफ दिखाई दे रही थी, एक भारी बोझ जो सभी पर हावी था। कैदियों को भुखमरी, बीमारी और मौत के लगातार खतरे का सामना करना पड़ा। हर दिन स्टिकियों के खिलाफ, उनके बंधुओं की क्रूरता के खिलाफ और उस कष्टदायक भूख के खिलाफ एक लड़ाई थी जो कभी कम नहीं होती थी। उनके नाम, उनके पोजेशंस और उनकी पहचान छीन ली गई। अमानवीकरण व्यवस्थित था जिसे उनकी आत्माओं को तोड़ने और उनके आत्मज्ञान को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया था। हर दिन अस्तित्व के लिए संघर्ष था। कैदी आशा के जो भी टुकड़े पा सकते थे उनसे चिपके रहे, लेकिन यह एक निरंतर कठिन लड़ाई थी। कई लोगों ने अपने प्रियजनों, अपने दोस्तों और अपने परिवारों को खो दिया। फ्रैंक ने खुद बहुत कुछ सहा। अपनी पत्नी और परिवार का नुकसान एक ऐसा जख्म था जो कभी पूरी तरह से नहीं भरा। उन्होंने पीठ थपथपाने वाले श्रम, अपनी पत्नी और परिवार के नुकसान और तबाही के निरंतर भय को सहन किया। शारीरिक और भावनात्मक क्षति बहुत अधिक थी, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ने का एक रास्ता खोज लिया। हार मान लेना, शिविरों में व्याप्त निराशा के आगे घुटने टेक देना आसान होता। अंधेरा सर्वव्यापी था, आशा की किसी भी टिमटिमाहट को निगलने की धमकी दे रहा था। फिर भी इस अकल्पनीय पीड़ा के बीच फ्रैंकल ने कुछ गहरा देखा। जो लोग अर्थ की भावना से चिपके रहे, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक थी। यह उद्देश्य की भावना थी, यह आंतरिक दृढ़ संकल्प था जिसने सबसे कठिन समय में एक जीवन रेखा प्रदान की। फ्रैंकल की टिप्पणियों ने बाद में लोगोथेरेपी में उनके अभूतपूर्व कार्य की नींव रखी, जो मानव भावना के लचीलापन का प्रमाण है। फ्रैंकल ने अपने साथी कैदियों के बीच कुछ दिलचस्प देखा। भयानक और दमनकारी माहौल के बावजूद आशा और लचीलापन की झलक दिखाई दे रही थी। जिनके पास आगे देखने के लिए कुछ था, जीने का एक कारण था, उनके जीवित रहने की संभावना अधिक थी। यह कुछ भी हो सकता है, सबसे छोटे सपने से लेकर सबसे बड़ी आकांक्षाओं तक। हो सकता है कि उन्होंने अपने प्रियजनों के साथ फिर से मिलने या कारावास से पहले शुरू किए गए प्रोजेक्ट को पूरा करने का सपना देखा हो।
इन सपनों ने सबसे कठिन समय में आशा की किरण प्रदान की। उदाहरण के लिए, एक कैदी को शिविर के भीतर खोजी गई एक बीमार चिड़िया की देखभाल करने में सांत्वना और उद्देश्य मिला। दया का यह छोटा सा कार्य उसकी जीवन रेखा बन गया। करुणा के इस छोटे से कार्य ने उसे हर सुबह उठने का एक कारण दिया। अराजकता के बीच अर्थ खोजने का यह एक सरल लेकिन गहरा तरीका था। एक अन्य कैदी को अपने साथी कैदियों की मदद करने में उद्देश्य की भावना पाते हुए अपने अल्प राशन को दूसरों के साथ साझा करने में अर्थ मिला। उदारता के इस कार्य ने एकजुटता का बंधन बनाया। ये भव्य इशारे नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत फर्क डाला। दया और करुणा के छोटे छोटे कृत्यों का एक व्यापक प्रभाव पड़ा, जिससे आशा और लचीलापन फैला। फ्रैंक ने महसूस किया कि सबसे भयावह परिस्थितियों में भी मनुष्यों में अर्थ और उद्देश्य खोजने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यही प्रेरणा कई कैदियों को दिन ब दिन आगे बढ़ाती रही। इस एहसास ने उनके लोगोथेरेपी के सिद्धांत की नींव रखी। उनका मानना था कि अर्थ की खोज मानव जीवन में प्राथमिक प्रेरणा है, और यह विश्वास शिविर में उनकी टिप्पणियों से पैदा हुआ था। एक मनोचिकित्सक के रूप में फ्रैंकल शिविर के भीतर पारंपरिक अर्थों में दवा का अभ्यास नहीं कर सकते थे। वह दवा नहीं लिख सकते थे या चिकित्सा सत्र नहीं दे सकते थे, लेकिन वह सुन सकते थे। वह एक दयालु शब्द या साझा मानवता का एक पल दे सकते थे। फ्रैंकल ने अपने साथी कैदियों को सलाह देने के लिए अपने कौशल का उपयोग किया, समर्थन की पेशकश की और उनकी विकट स्थिति में आशा की किरणें खोजने में उनकी मदद की। वह उन लोगों के लिए ताकत का स्रोत बन गए जो संघर्ष कर रहे थे। उन्हें उनकी मानवता और लचीलापन की उनकी क्षमता की याद दिलाते थे। उन्होंने देखा कि जिन्होंने अपने दुख में अर्थ पाया, यहां तक कि छोटे से छोटे तरीके से भी उनके जीवित रहने की संभावना अधिक थी। यह एहसास उनके दर्शन और एक चिकित्सक के रूप में उनके काम का केंद्र बन गया। भाग 5, मौत के सामने प्यार। फ्रैंक अपनी पत्नी की यादों को संजोए हुए थे, भले ही उन्हें नहीं पता था कि वह जीवित हैं या नहीं। वह उनके साथ बातचीत की कल्पना करते थे, उनके साझा प्यार में सुकून पाते थे। यह प्यार, यह जुड़ाव शिविर की भौतिक बाधाओं को पार कर गया। इसने उन्हें ताकत दी और आगे बढ़ते रहने का एक कारण दिया। फ्रैंकल के अनुभव से पता चला कि प्यार अपने शुद्धतम और सबसे अमूर्त रूपों में भी अर्थ का एक शक्तिशाली स्रोत हो सकता है। अपनों की अनुपस्थिति में भी कैदियों ने एक दूसरे से जुड़ने के तरीके खोज लिए। उन्होंने कहानियां साझा की, प्रोत्साहन के शब्द कहे और यह जानकर सांत्वना पाई कि वे अपने दुख में अकेले नहीं हैं। समुदाय की यह भावना, साझा मानवता की, कई लोगों के लिए जीवन रेखा बन गई। भाग 6, दुख का अर्थ। फ्रैंक ये नहीं कह रहे थे कि हमें दुख की तलाश करनी चाहिए। वह जानता था कि यह भयानक था, लेकिन उनका तर्क था कि दुख जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। हम नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम ये नियंत्रित कर सकते हैं कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। फ्रैंकल का मानना था कि हम दुख के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर उसमें अर्थ पा सकते हैं। अपने दर्द से कुचले जाने के बजाय हम इससे सीखना, इससे बढ़ना और इसमें उद्देश्य खोजना चुन सकते हैं। यह नुकसान या आघात के दर्द को कम नहीं करता है, लेकिन यह उन अनुभवों को नेविगेट करने और दूसरी तरफ मजबूत होकर उभरने का एक तरीका प्रदान करता है। भाग 7, लोगोथेरेपी अर्थ के माध्यम से उपचार। युद्ध के बाद फ्रैंकल ने लोगोथेरेपी विकसित की, जिसका अनुवाद अर्थ के माध्यम से उपचार है। यह इस विचार पर आधारित है कि मनुष्यों में प्राथमिक प्रेरणा आनंद नहीं है, जैसा कि फ्राइड का मानना था, बल्कि अर्थ की खोज है। लोगोथेरेपी आपको यह नहीं बताती है कि आपका अर्थ क्या होना चाहिए। यह इसे अपने लिए खोजने के बारे में है। यह पूछने के बारे में है, मेरे जीवन को क्या अर्थ देता है, मुझे किस चीज का शौक है, मेरे मूल्य क्या हैं। फ्रैंकल के काम ने लाखों लोगों को प्रतिकूल परिस्थितियों में भी आशा और उद्देश्य खोजने में मदद की है। उनका संदेश कालातीत और सार्वभौमिक है। हमारी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमारे पास हमेशा अपने दृष्टिकोण को चुनने और अपने जीवन में अर्थ खोजने की शक्ति होती है। भाग 8, अर्थ की इच्छा। फ्रैंकल ने तर्क दिया कि हम सभी के पास अर्थ की इच्छा होती है। यह एक आंतरिक कंपास की तरह है जो हमेशा हमें खुद से बड़ी किसी चीज की ओर इशारा करता है। अर्थ की यही इच्छा हमें हर सुबह बिस्तर से उठने, लक्ष्य निर्धारित करने, संबंध बनाने और अपने आसपास की दुनिया में योगदान करने के लिए प्रेरित करती है। यही हमारे जीवन को उद्देश्य और दिशा देता है।
फ्रैंकल का मानना था कि अर्थ की यह इच्छा किसी भी बाहरी ताकत से ज्यादा शक्तिशाली होती है। यही हमें जीने के कारण खोजने की अनुमति देता है, अकल्पनीय पीड़ा का सामना करने पर भी। भाग 9, अपने अर्थ की जिम्मेदारी लेना। फ्रैंकल इस बात पर जोर देते हैं कि अर्थ खोजना एक सक्रिय प्रक्रिया है। यह ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ होती है। हमें इसे खोजने के लिए तैयार रहना होगा, इसे बनाना होगा और इसे हर दिन जीना होगा। हम अपनी परिस्थितियों या अन्य लोगों को अर्थ की कमी के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें इसे खुद खोजने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका मतलब है कि खुद के प्रति ईमानदार होना कि वास्तव में हमारे लिए क्या मायने रखता है, भले ही यह समाज हमसे जो उम्मीद करता है उससे अलग हो। इसका मतलब है कि अपने जुनून को आगे बढ़ाने का साहस होना, भले ही वे अपरंपरागत या चुनौतीपूर्ण लगें। भाग 10, अपना अर्थ खोजना। फ्रैंकल का संदेश एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि हम सभी के पास अपने दृष्टिकोण को चुनने और अपने जीवन में अर्थ खोजने की शक्ति है। चाहे हम किसी भी चुनौती का सामना करें, तो हम अपना अर्थ कैसे खोजें, यह सभी के लिए अलग है। यह हमारे काम, हमारे रिश्तों, हमारी रचनात्मक गतिविधियों या आसपास की दुनिया में हमारे योगदान के माध्यम से हो सकता है। यह दया के साधारण कृत्यों, जुड़ाव के क्षणों या ज्ञान और समझ की खोज के माध्यम से हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होता है और हमें उद्देश्य की भावना देता है। भाग 11, आशा की विरासत। विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग सिर्फ एक संस्मरण से कहीं अधिक है। यह आशा की किरण है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे कठिन समय में भी मानव भावना सहन कर सकती है और अर्थ भी पा सकती है। फ्रैंकल का संदेश कार्रवाई के लिए एक आह्वान है। यह हमारे अर्थ को खोजने, इसे हर दिन जीने और दूसरों को उनका अर्थ खोजने में मदद करने की चुनौती है। अर्थ के प्रति अपनी इच्छा को अपनाकर हम प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने पर भी अधिक समृद्ध, अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। हमारे साथ जुड़ें और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए पुस्तक एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें।